नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल श्री चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित साहित्य शास्त्र का भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे काव्य लक्षण के बारे में। तो काव्य के लक्षण के अंतर्गत संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण डिस्कस करेंगे और हिंदी के भी आचार्यों द्वारा जो निर्दिष्ट काव्य लक्षण हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और साथ में पाश्चात्य समीक्षकों की कुछ परिभाषाएं भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो उपयोगी लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। पारुल जी गुड मॉर्निंग। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ अभी तक 75 क्लासेस हो चुकी हैं यूजीसी नेट से संबंधित। तो आप पेपर 2 के लिए प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो जरूर चेक कर लें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी क्लासेस होती हैं उससे संबंधित पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। तो आप एक बार वहां से, अगर आपको नोट चाहिए है तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं तो फॉर्म जरूर टाइम पर फिल कर दें, लास्ट डेट के लिए ना बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण। तो इसमें हम पहले देखेंगे कौन से आचार्य ने किस काव्य लक्षण के कौन सी परिभाषा दी है, तो उसको फिर हम पूर्णतः व्याख्या के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भामा, यानी 6वीं शताब्दी के ये थे। तो भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो ये जो परिभाषा है, यानी इस परिभाषा का अर्थ क्या होगा कि शब्द और अर्थ के सहित भाव यानी सहभाव को इन्होंने काव्य कहा है। तो ये परिभाषा जो है इसमें सहित जो शब्द अस्पष्ट है, और तो इसके दो और अर्थ हम ले सकते हैं, जैसे कि साहित्य सामंजस्य और हित सहित। तो अगर हम इनका पहला अर्थ देखें सहित का, तो जो सहित का पहला अर्थ देखा जाए तो ये परिभाषा से हमें ये समझ में आता है कि शब्द और अर्थ के साहित्यिक सामंजस्य को काव्य कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा अर्थ देखें तो ये इसका अर्थ होगा कि ऐसा शब्दार्थ जो लोक कल्याणकारी हो, यानी जो सबका हित करता हो, तो वो काव्य है। तो हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि आचार्य भामा जो थे वो शब्द और अर्थ जो कि उसके सामंजस्य पर बल देते थे, और कविता ना तो शब्द चमत्कार है और ना ही केवल अर्थ का सौष्ठव, ये ऐसा उनका मानना था। ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि इससे स्थापना और तर्क वाले प्रश्न जरूर आते हैं, बहुत कई बार आए हैं। तो इसलिए इन परिभाषाओं को बहुत समझ के आगे बढ़ना है। तो आचार्य भामा जो थे वो शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि कविता ना तो चमत्कार है और ना ही केवल अर्थ का सौष्ठव उनके अनुसार। तो उनके उसमें उन्होंने सुंदर, कलात्मक और सरल शब्द प्रयुक्त होने चाहिए, उनका मानना था, और जो उचित भावपूर्ण अर्थ को व्यक्त करने वाले हों। साथ ही कविता में प्रयुक्त शब्दार्थ जो है वो लोक मंगल का विधायक भी होना चाहिए। यानी जैसा कि हमने परिभाषा से देखा कि साहित्यिक सामंजस्य को उन्होंने काव्य कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो लोक कल्याणकारी काव्य हो। तो ये जो दोनों का समन्वय है इसको ही उन्होंने काव्य कहा है, यानी जिसमें सुंदर, कलात्मक और सरल शब्द प्रयोग होने चाहिए, और इन प्रयोगों के साथ भावपूर्ण भी हो वो कविता, और उसमें कुछ अर्थ भी हो जिससे समाज का, लोक का कल्याण हो सके। तो ये उनका मानना था। और भामा जो थे वो अलंकारवादी थे, ये हमने सुबह कल देखा था। तो अलंकार प्रकरण में वे लिखते थे कि अर्धमर्मज्ञों की अलंकृत वाणी विभूषित नारी के समान सुशोभित होती है। तो उनका ये मानना था कि अर्धमर्मज्ञ जो है उनकी अलंकृत जो वाणी होती है वो उसी प्रकार सुशोभित होती है जैसे नारी विभूषित होती है आभूषण से। तो उस प्रकार से उनका मानना था, और इससे ये ध्वनित होता है कि भामा अलंकार शब्दार्थ को ही काव्य मानते थे। तो एक और जानकारी दे दूं कि कल शाम की क्लास जो होगी वो भी होगी कल से, क्योंकि सिलेबस काफ़ी सारा छूट रहा है। तो कल जो शाम की क्लास होगी वो लाइव नहीं होगी, लेकिन आपके पास 9 बजे वीडियो आ जाएगा। तो अगले आचार्य जो है वो है आचार्य दंडी। तो इनका समय 7वीं शताब्दी का माना जाता है। हमें ये शताब्दी मैंने यहाँ पे इसलिए दिया ताकि हम बार बार डिस्कस करते करते आपको रट जाए। तो
आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में काव्य की परिभाषा जो दी है वो है कि शरीरम तब बदृष्टार्थ और व्यवच्छिन्ना पदावली। तो ये इनकी एक परिभाषा थी जिसका अर्थ क्या होगा कि इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका शरीर मात्र है, यानी अर्थात काव्य का शरीर मात्र है। तो दंडी जो थे वो केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते थे। उनके अनुसार शब्दार्थ तो केवल शरीर है, उसकी आत्मा नहीं, यानी काव्य की आत्मा नहीं है शब्दार्थ, वो सिर्फ उसका एक शरीर है। और दंडी अलंकारवादी आचार्य थे और इन्होंने अलंकार को ही एक काव्य की आत्मा मानते थे। और ये भी उनकी तरह भामा की ही तरह भामा भी अलंकारवादी थे और दंडी भी अलंकारवादी आचार्य थे। तो ये भी काव्य की आत्मा अलंकार को ही मानते थे और जिसकी व्यंजना उन्होंने अपनी ये परिभाषा जो ऊपर दी गई है इसमें की है। और हम इसका अगर सार देखें तो सार के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो वही काव्य है। तो आप इस प्रकार से इसकी परिभाषा चाहे तो नोट कर सकते हैं। और अलंकार विहीन शब्दार्थ जो है वो दंडी के विचार से काव्य नहीं कहा जा सकता। तो उनका मानना था कि वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त है वही काव्य हो सकता है। और शब्दार्थ को उन्होंने माना है लेकिन शब्दार्थ को केवल शरीर माना है। और इन्होंने जैसे दंडी की हम और परिभाषा, अगर इस परिभाषा को ही देखें तो इनकी परिभाषा से हमें कई सारी बात निकल कर आते हैं कि जैसे कि वे शब्दार्थ को काव्य न मानकर शब्द को काव्य मानने वाली जो एक परंपरा के प्रवर्तक हम उन्हें कह सकते हैं कि उन्होंने शब्द को काव्य मानने वाली परंपरा के प्रवर्तक थे। और दंडी ने इष्ट अर्थ यानी व्यंजक पदावली को काव्य का शरीर मानकर काव्यात्मा की खोज का मार्ग उद्घाटित किया था। और दंडी अलंकारवादी आचार्य थे, वे पदावली को काव्य मानने के पक्ष में थे और अलंकार जो कि जिसमें अलंकार हो पदावली को मानते थे लेकिन उसमें अलंकार जरूर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आचार्य वामन जो कि 8वीं शताब्दी के थे। तो इन्होंने रीत संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो था काव्य अलंकार। और इसमें इन्होंने जो परिभाषा दी है वो है गुणालंकृतो कृतयो और शब्दार्थयो काव्य शब्दों विद्यते। तो ये इनकी एक परिभाषा थी। तो इसका अर्थ क्या होगा कि गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है, यानी गुण और अलंकार दोनों का समन्वय होना चाहिए, वही काव्य हो सकता है। और आचार्य वामन ने भामा और दंडी से ही कुछ आगे बढ़कर गुण युक्त और अलंकार युक्त शब्दार्थ को ही काव्य संज्ञा प्रदान की है। तो जो एक अन्य स्थान पर इन्होंने उसको दोषहीनता को भी काव्य लक्षण में स्थान दिया है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं थी आचार्य वामन की परिभाषा की। तो अगला हम देख लेते हैं आचार्य कुंतक। तो कुंतक जी के बारे में कि अगर वक्रोक्त संप्रदाय के ये जो प्रवर्तक थे और प्रतिष्ठापक थे, और राजा कुंतक ने काव्य लक्षण जो दिया वो इस प्रकार है कि शब्दार्थों सहितो, ये यहाँ पे उनके परिभाषाएं इसलिए हैं क्योंकि ये इनसे प्रश्न आते हैं, ये परिभाषाओं के आगे के शब्द जरूर याद कर लेकर पूरी नहीं याद होती है। तो शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी और बंधे व्यवस्थितो काव्यम तदिदा कारिणी। तो ये जो इनकी एक परिभाषा थी इसका अर्थ क्या होगा कि काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाले रम्य कवि और व्यापार युक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। तो इनका ये कहना था। और अगर हम इनकी परिभाषा के कुछ और लक्षण देखें तो इनकी परिभाषा का अर्थ ये होगा कि जैसे शब्द और अर्थ मिलकर दोनों काव्य होते हैं। इन्होंने एक सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं कि इनके अनुसार शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य होते हैं। और शब्दार्थ का जो सहभाव है वो वक्रता गुणों और अलंकारों की पारस्परिक स्पर्धा से आता है। और बाकी वक्रोक्ति से युक्त अलंकार शब्दार्थ ही काव्य का मूल इन्होंने माना है। तो आप ये कहें, एक ये परिभाषा जरूर ध्यान रखें कि वक्रोक्ति से युक्त इन्होंने अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य का मूल माना है। तो बाकी ये हम अगर निष्कर्ष देखें तो कुंतक ऐसे शब्दार्थ को काव्य मानते थे जो वक्रोक्ति के साथ अलंकार भी युक्त हो और पाठकों का आनंद कर सके। और अगले आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। तो ये आचार्य विश्वनाथ जो थे ये 14वीं शताब्दी के थे। तो इन्होंने साहित्य दर्पण
जो ये साहित्य दर्पण उनकी रचना है, तो इन्होंने उसके बारे में एक परिभाषा दी थी। उसमें एक परिभाषा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो यानी इस परिभाषा में दिखता है कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व माना है, जबकि उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने गुण संपन्नता और शालंकारिता पर बल दिया था। तो हमने देखा था अभी जो भी डिस्कस किए हैं, तो उनके जो भी आचार्य जो हुए हैं, जो भी उनसे पहले के आचार्य थे, उन्होंने अलंकार पर ध्यान दिया है, वक्रोक्ति पर ध्यान दिया है। तो इन्होंने रस को काव्य का मूल माना है। इन्होंने सबसे अलग हटकर रस को काव्य का मूल माना है। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र की इनके बारे में कुछ परिभाषा है, वो भी देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उनके अनुसार रस का शास्त्रीय अर्थ ग्रहण करें तो परिभाषा के कारण काव्य का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण हो जाता है। तो इनका ऐसा मानना था। तो यानी एक तरह से आलोचना की थी इनकी परिभाषा की। तो इन्होंने कहा कि रस शब्द की जो व्याख्या की है आचार्य विश्वनाथ जी ने, तो उनके अनुसार रस का शास्त्रीय अर्थ अगर हम ग्रहण करते हैं तो परिभाषा के कारण काव्य का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण हो जाएगा। और बिहारी और केशव की जो अनेक उक्तियां हैं जिसमें रस की पूर्ण निष्पत्ति नहीं है, केवल अलंकार या उक्त वैचित्र का ही चमत्कार है, वे सब काव्य क्षेत्र में बहिष्कृत हो जाएंगी। ऐसा आचार्य भागीरथ जी का मानना था, डॉक्टर भगीरथ सिंह का। तो इनकी एक पुस्तक है काव्य शास्त्र, आप उसे ले सकते हैं अपनी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो अगला देखते हैं पंडित जगन्नाथ जो थे, तो इनका मानना था कि जो इनकी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, तो इन्होंने अपने शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त किया था। और इनकी रचना थी रस गंगाधर। तो इससे बहुत बार प्रश्न आता है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। तो इन्होंने इस परिभाषा में रमणीय जो शब्द है ये अस्पष्ट है। तो बाबू गुलाब राय जी ने ऐसे रमणीय का अर्थ एक परिभाषित किया है, तो वो हम देख लेते हैं। तो उनका कहना था कि मन को रमाने वाला या लीन करने वाला ही रमणीय होता है। तो यहाँ पे उनकी जो परिभाषा है, तो उसके आधार पर जो रमणीय होने चाहिए काव्य, ये पंडित जगन्नाथ जी का मानना था। और रस में लीन जो मन होता है वो आनंद से व्याप्त हो जाता है और रमणीय अर्थ के अंतर्गत रसात्मकता भी आ जाती है। तो ये दोनों का समन्वय हो जाता है यहाँ पे। और उसके अतिरिक्त अलंकार आदि चमत्कार भी रमणीय अर्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसा गुलाब राय जी का मत था इस परिभाषा के बारे में। और एक त्रुटि है इस परिभाषा में कि यहाँ पर केवल अर्थ की रमणीयता का संकेत हुआ है, जबकि काव्य का एक अंश ऐसा भी है जो शब्द की रमणीयता से संबंध रखता है। और काव्य में शब्द की रमणीयता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हम ऐसा देखते आए हैं। और बाकी ये हमारे कुछ 7 आचार्य थे। 7 एक आचार्य छूट गए मम्मट के बारे में भी। तो मम्मट के बारे में, हाँ, ये 5 में से छूट गया। तो मम्मट जो थे उनके बारे में ऐसी बात कर लेते हैं। तो मम्मट ने जो उन्होंने अपना परिभाषा दी है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावना अलंकृत पुनः क्वापि। तो ये उनकी परिभाषा है। और मम्मट 12वीं शताब्दी के थे। तो उन्होंने भी अपनी एक परिभाषा दी है। तो उनके अनुसार जो लक्षण समझ सामने आए, तो वो तो सबसे पहले शब्दार्थ हो, जिसका अर्थ था कि काव्य शब्द और अर्थ का योग है, ऐसा मम्मट जी का मानना था। और अदोषो एक शब्द है। तो अदोषो का अर्थ क्या है कि काव्य दोष रहित होना चाहिए, ऐसा भी उनका मानना था। और सगुणो तो यानी काव्य गुणयुक्त भी होना चाहिए। और अनलंकृत पुनः क्वापि यानी काव्य में अलंकृत जो अलंकार अनिवार्य नहीं है, ऐसा मम्मट जी ने माना है। तो हमें उनकी परिभाषा जरूर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे मिस हो गया है। बाकी अगर हम देखें उनका अदोषो, तो यानी मम्मट ने जो काव्य का एक लक्षण दोषहीनता को भी माना है। उन्होंने कहा है कि मम्मट ही पहले आचार्य थे जिन्होंने बामन और भोजराज ने भी अपनी परिभाषाओं में दोषहीनता दिखाई है, इनसे पहले भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले हैं। तो आचार्य विश्वनाथ ने भी दोषहीनता की परिभाषा दी थी, जैसा भी हमने देखा उनकी परिभाषा में। तो इन्होंने जो माना है कि ऐसा माना है कि काव्य में दोष रहित होना चाहिए। और ये कुछ इनकी परिभाषा थी, यहाँ पे दी नहीं गई है। बाकी इसको ध्यान रखें कि उनकी परिभाषा की विशेषता यही थी कि काव्य शब्द और अर्थ का योग है और काव्य दोष रहित होना चाहिए।
और काव्य गुणयुक्त होना चाहिए और काव्य में अलंकार जरूरी उन्होंने नहीं माना है। ये 4 तथ्य अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो अगला देखते हैं, वो हम हिंदी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण। तो कुछ हिंदी आचार्य हैं जिन्होंने अपने काव्य लक्षण दिए हैं, तो वो देख लेते हैं। प्रसिद्ध तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सबसे पहले आएगा। तो शुक्ल जी ने अपने निबंध संग्रह जो चिंतामणि है, नहीं मैं टीचिंग क्लासेस नहीं कराती हूँ, मैं बस ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1, उसमें कविता क्या है करके एक उनका टॉपिक है, तो उसमें अपनी परिभाषा दी है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था जो है वो रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी को शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो यानी जो हृदय की मुक्ति साधना के लिए जो मनुष्य की वाणी है वो जो भी शब्द विधान करती आई है, उसी को इन्होंने कविता माना है। तो इनकी अगर हम पूरी परिभाषा देखें तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी जो थे वो काव्य में रागात्मक तत्व यानी और रसात्मक और भावात्मक को प्रधानता देते थे। तो वे चमत्कार और पक्ष को और काव्य लक्षण के अंतर्गत वह तो नहीं देते थे, उनका ऐसा मानना नहीं था। तो ये जो इनकी परिभाषा है तो उसमें रस का आग्रह बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। बाकी अलंकार, उक्त वैचित्र, तो इन सभी का समावेश इसमें नहीं हो पाया है। तो ये परिभाषा अगर हम देखें तो ये संकीर्ण हो गई है और केवल रसवाद का ही पोषण कर रही है। बाकी अगले आचार्य देख लेते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने जो परिभाषा दी कि किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख बात का वक्तव्य का नाम कविता है। तो ये उन्होंने कहा, स्पीड जल्दी करने में बोलती हूँ इसलिए तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो इस अर्थ में अगर हम देखें तो कविता अत्यंत व्यापक हो जाती है और वह गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में हो जाती है तथा 2 गुण होने चाहिए, प्रभाव डालने की क्षमता और आनंद प्रदान करने की शक्ति। तो ऐसा इनका मानना था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इनका मानना ये था कि कविता जो है वो प्रभावशील रचना है, जो पाठक और श्रोता के मन को आनंद पहुंचाती है, वही कविता हो सकती है। और जो यानी जैसे मनोभाव जो है वो शब्द का रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था। तो उनका कहना था कि वही कविता हो सकती है जिसमें अपने भाव प्रकट किए जा सके, और चाहे वो पदात्मक हो या गद्यात्मक, लेकिन उसमें मनोभाव स्पष्ट रूप से जो शब्दों का रूप धारण कर सकते हैं। पीयूष जी गुड मॉर्निंग। तो इनकी पंक्तियों से हमें यही पता चलता है कि कविता हृदय पर प्रकाश डालने वाली वस्तु है। तो एक और आचार्य जी के कुछ बार में उनकी परिभाषा देख लेते हैं काव्य लक्षण के बारे में, कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है, ऐसा बाबू गुलाब राय जी ने। प्रतिभा जी हेलो। तो ऐसा उन्होंने माना है। तो इस परिभाषा में अगर हम देखें तो अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष की प्रधानता को ही काव्य का मूल आधार माना गया है, और कला पक्ष की इसमें उपेक्षा नहीं है, बल्कि प्रेय शब्द जो है कला पक्ष की ओर इंगित इन्होंने किया है। बाकी हिंदी के जो अन्य आचार्य हैं उन्होंने भी काव्य की परिभाषाएं दी हैं अपने अपने आधार पर। तो वे सभी जो ये आचार्य हैं इनसे ही मिलती जुलती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दी है। जो विशेष है, जो महत्वपूर्ण है, वो मैंने यहाँ पे दे दी है, तो आप इन्हें इनसे कर सकते हैं अध्ययन। बाकी हिंदी के जो रीतकालीन आचार्य थे उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर अन्य काव्य लक्षण प्रस्तुत किए हैं, और उनमें लेकिन मौलिकता का अभाव रहा है। तो चिंतामणि ने जैसे मम्मट के काव्य प्रकाश को उपजीव बनाकर काव्य का लक्षण दिया था कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित हो जो होय, और शब्द अर्थ बारो कवित और विभुत कहत सब कोई। तो ऐसा उन्होंने दिया था, लेकिन ये उनकी मौलिकता नहीं थी, उन्होंने बस संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर अपने लक्षण प्रस्तुत किए थे। नीलम जी गुड मॉर्निंग। तो और कुलपत मिश्र जी ने मम्मट का आधार बनाकर कुछ काव्य लक्षण प्रस्तुत किए थे कि दोष रहित और गुण सहित और कछुक अल्प अलंकार और शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। यानी जो दोष रहित गुण रहित सहित कुछ अलंकार युक्त शब्दार्थ को ही कविता कहा जा सकता है। तो ये है। बाकी इन्होंने जो संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर ही अपने लक्षण प्रस्तुत किए थे, और जो आधुनिक आचार्य उनकी हमने
परिभाषाएं देख ली हैं। अब कुछ पाश्चात्य समीक्षकों को भी मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है जिनको थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो जिनका बाद में हम निष्कर्ष भी देखेंगे कि क्या है इनकी परिभाषाओं का। तो यहाँ पे इन्हें हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि कथन और स्थापना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो मैथ्यू अर्नाल्ड जो है, इनके अनुसार कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। और तो इस परिभाषा से हमें यही समझ में आता है कि काव्य का लक्षण हमें यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिलता है, पर हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि कविता का जीवन से गहरा संबंध इन्होंने बताया है। और कॉलरिज की बात करें तो कॉलरिज ने सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है, ऐसा उनकी परिभाषा थी। तो ये इन लोगों की इंग्लिश की परिभाषाएं हैं। तो बाकी इन्होंने कहा है कि सर्वोत्तम व्यवस्था में शब्द ही कविता है। तो इनकी परिभाषा में भी जैसे काव्य की व्यक्ति पक्ष और कला पक्ष को ही प्रधानता दी गई है। और हडसन की परिभाषा है कि कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। तो ये इनका अर्थ ये हुआ कि कविता जो है, तो हडसन ने भी कविता का संबंध जीवन से जोड़ा है जैसे मैथ्यू अर्नाल्ड जी ने कहा था, और इनके आधार पर कल्पना और संवेग को ही कविता का साधन हम मान सकते हैं। और अगले हैं पाश्चात्य समीक्षक जॉनसन, जिन्होंने कहा है कि काव्य वह कला है जो कल्पना की सहायता से युक्त के साथ अर्थ सत्य को आनंद से समन्वित करती है। तो ये उनकी परिभाषा थी। और चैम्बर्स कोर्स में दी गई एक परिभाषा है कि कविता कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला है। और एक और परिभाषा है कवि शैली में परिभाषा, तो एक दृष्टि में कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है, इसके साथ सदैव आनंद तत्व संबंध रहता है। तो ये एक संबंध रहता है, तो ये एक परिभाषा थी। तो कुछ इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि काव्य की जो काव्य में मानवीय अनुभूति होनी चाहिए, जो जीवन से संबंधित होना चाहिए, और भाषा द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और अभिव्यक्ति में कलात्मकता होनी चाहिए। इन सभी परिभाषाओं से हमें यही निष्कर्ष निकलता है। तो विद्वानों ने अपने अपने ढंग से काव्य की परिभाषाएं दी हैं। तो जो आधुनिक कविता है, आधुनिक काल की नई कविता है, वो इन परिभाषाओं से अगर आप जोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं मैच करती है। तो ये सिर्फ इनके लिए अपने युग के अनुसार काव्य की नई परिभाषाएं हमें देनी चाहिए। बाकी फिर भी जो ये काव्य लक्षण है उसके आधार पर हमने एक डिस्कस कर लिया है। तो हम बस इतना कह सकते हैं कि मानवीय अनुभूतियों के माध्यम से की गई रसात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता है। तो ये पूर्णतः निष्कर्ष निकलेगा। बाकी मम्मट यहाँ पे हमसे छूट गए हैं, तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण थे एक टॉपिक, तो एक बार फिर से उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। बाकी मैं पीडीएफ में आपको उसको नोट करके जरूर दे दूँगी। तो ये वीडियो था आज का काव्य के लक्षण से संबंधित। और कल से दोनों क्लासेस होंगी। तो कल जो शाम की क्लास होगी 9 बजे, वो ऑफलाइन होगी, लाइव नहीं होगी। तो उसको जरूर ज्वाइन करें, और क्योंकि टॉपिक बहुत सारे रह रहे हैं डिस्कस करने को। चलिए, वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमसे अन्य माध्यमों पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो व्हाट्सएप पर का भी मैं नंबर दे दूंगी। और ईमेल एड्रेस है magicalstudy.email@gmail.com। आप यहाँ पर अपना सुझाव, अपने विचार हमें दे सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन